नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जो है जलवायु परिवर्तन। यदि आप अपने प्रश्न पत्रों पर ध्यान दें, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, आप यह देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों ही परीक्षाओं में, प्रारंभिक में भी और मुख्य परीक्षा में भी। और इसका एक बहुत विशेष कारण भी है। आप अगर समाचार पत्रों की तरफ ध्यान दें, अखबारों की तरफ ध्यान दें, तो आपको यह नज़र आएगा कि हर सप्ताह कम से कम एक ऐसा समाचार ज़रूर होता है, जो कि जलवायु परिवर्तन पे आधारित होता है। तो यह एक कारण है क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। पिछले कुछ सालों तक हम इस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देते थे। अगर आप पिछले कुछ दशकों पहले अगर चले जाएँ, तो यह एक ऐसा विषय था जिस पे चर्चा परिचर्चा तो होती ज़रूर थी, पर इसे जो हमारे राजनेता हैं, वैश्विक राजनेता हैं, वो इस पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे हमें यह समझ में आना शुरू हो गया है कि जलवायु परिवर्तन जो है, एक बहुत ही भयावह समस्या हमारे लिए बनकर उत्पन्न हो सकती है और इसको वश में करना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। तो हम इस चर्चा में यह जानने की कोशिश करेंगे जलवायु परिवर्तन है क्या? जलवायु परिवर्तन के क्या-क्या कारक हो सकते हैं? जलवायु परिवर्तन के किस प्रकार के प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं? और उसके साथ-साथ हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह जो प्रभाव है, ये भारत को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अंत में हम ओज़ोन परत पर एक चर्चा करेंगे। जो ओज़ोन में जो छिद्र पैदा हो चुका है, वह क्या है? उसके क्या कारण हैं? ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। परंतु सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन पूर्ण रूप से मानव जनित नहीं है। इसके प्राकृतिक कारण भी होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव जनित भी हो सकता है। दोनों ही कारण हो सकते हैं। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि जब हम प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के उद्भव के समय से होता आया है। परंतु यह भी जानने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन की जो प्राकृतिक गति है, वह काफ़ी धीमी होती है। हम यह देखते हैं कि जो छोटे-छोटे परिवर्तन होते हैं, चाहे वह तापमान में परिवर्तन हो, चाहे वह समुद्री तल में परिवर्तन हो, तो जो भी यह परिवर्तन है, यह सारे परिवर्तन काफ़ी धीमी गति से होते हैं। लेकिन जब हम मानव जनित जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हैं, तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि यह काफ़ी तीव्र गति से होता है। और कम से कम हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले 250 से 300 सालों में हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन जलवायु में किया है और इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति के समय से हुई। तो औद्योगिक क्रांति के बाद से, औद्योगिकरण के बाद से ये सारे जो मानव जनित प्रक्रियाएं हैं, इन्होंने जलवायु परिवर्तन को एक तीव्रता प्रदान कर दी है। तो यह जानने की आवश्यकता है। तो कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कारण मानव जनित भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो परिचर्चा होगी वह मानव जनित प्रक्रियाओं के ऊपर होगी। किस तरह से मानव की क्रियाकलापों ने जलवायु परिवर्तन को एक बहुत बड़ी समस्या बना दिया है। तो जलवायु परिवर्तन जब हम बात कर रहे हैं, तो यह जानना आपको ज़रूरी है कि किस तरह की चीज़ें हमने देखनी शुरू कर दी हैं। तो आपको यह जानना है सबसे पहले कि जो आधुनिक जलवायु युग हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 7000 से 8000 वर्षों पूर्व हुई थी। लेकिन वर्तमान जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये हमारे लिए समस्या का कारण है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के मध्य से मानव गतिविधि का परिणाम हमारे सामने आना शुरू हो चुका है। तो बहुत ही अभूतपूर्व दर से आप कह सकते हैं कि यह जलवायु परिवर्तन अब हमारे सामने आना शुरू कर चुका है। तो यदि हम 19वीं शताब्दी की बात करें, तो 19वीं शताब्दी के मध्य में ही कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की जो यह प्रवृत्ति होती है कि वह जो ताप है, उसको अपने अंदर समा लेते हैं, वह नज़र आना शुरू हो गया था। अब ये हमें समझ में आना शुरू हुआ कि जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं,
उनके कारण पृथ्वी का जो औसतन तापमान है वह बढ़ना शुरू कर गया। तो हमारे पास काफी सारे सबूत हैं जो कि हमें जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहला जो है वो है वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो हमें यह देखने को मिला है कि अगर हम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें और वहां से यदि हम पठन करना शुरू करें, तो उस समय के बाद हमने यह देखा है कि जो वैश्विक तापमान है उसमें 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि आ चुकी है। और इसका मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य मानव निर्मित उत्सर्जन जो हो रहे हैं वायुमंडल में, उसे माना गया है। तो सिर्फ 2010 के बाद के वर्षों की यदि हम बात करें तो पाया गया है कि 2016 सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा। और यही नहीं, 2016 में यह देखा गया कि 12 में से 8 महीनों ने पहले का सारा रिकॉर्ड जो कि तापमान में वृद्धि को लेकर के था उसे तोड़ दिया। तो ये हमने देखा है वैश्विक तापमान को लेकर के। उसके अलावा एक और चीज जो हमने देखी है वह है महासागर के तापमान में वृद्धि। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सागरों के तापमान में वृद्धि की। तो अब यह पाया गया है कि 1969 के बाद से अभी तक यदि हम देखें तो हमने यह पाया है कि 0.15 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। जो भी सागर के ऊपरी सतह के जो तापमान है, ऊपरी 700 मीटर की हम बात कर रहे हैं, उसके तापमान में 0.15 डिग्री सेल्सियस की बढ़त देखी गई है। इसके अलावा हमने यह भी देखा है कि, और यहाँ पे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं, इनमें हमने यह देखा है कि जो बर्फ की जो चादर है या परत है वो हटना शुरू हो गया है। यदि हम कुछ आंकड़ों पर ध्यान दें तो ग्रीनलैंड में जो आंकड़े देखे गए हैं और एक पठन किया गया था जिसमें 1993 से लेकर के 2016 तक का पठन किया गया, और उसमें यह पाया गया कि इन वर्षों के बीच औसतन 281 बिलियन टन बर्फ ग्रीनलैंड ने खोया है सिर्फ इन वर्षों में। और जब हम दक्षिण ध्रुव की बात करें तो वहां अंटार्कटिका में यह पाया गया कि इसी दौरान अंटार्कटिका ने 119 अरब टन के लगभग का बर्फ खोया है। और यही नहीं, यह भी देखा गया कि पिछले दशक में अंटार्कटिका का जो बर्फ है उसकी हानि जो हुई है, इसकी जो दर है वो लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं। यही नहीं, एक और यदि हम हिमनद की बात करें, हिमनद जिसे हम अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं, तो ग्लेशियर्स में या हिमनद में भी देखा गया है कि वह भी पीछे हटना शुरू कर चुके हैं। चाहे हम हिमालय की बात करें, चाहे हम एंडीज की बात करें, चाहे हम अलास्का की बात करें या अफ्रीका की बात करें, रॉकीज की बात करें, हर जगह यह देखा गया कि हिमनद जो थे वो पीछे हटना शुरू कर चुके हैं। सो हिमनद में हमने यह देखा है यह पीछे हट रहे हैं। और यही नहीं, इन इलाकों में यह भी देखा गया है कि जो बर्फ की जो परत है वह काफी पतली होनी शुरू हो चुकी है। अब इसके अलावा एक और चीज जो हमने देखा है वह है सागर का स्तर या समुद्र तल की आप यदि बात करें तो समुद्र तल में एक वृद्धि देखी गई है। तो पिछले 1 शताब्दी में हमने यह देखा है कि जो समुद्र का जो तल है इसमें 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। समुद्र तल में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। और यदि हम सिर्फ पिछले 2 दशकों की बात करें तो पिछले 2 दशकों में यह जो दर है यह पिछले शताब्दी की तुलना में लगभग दुगनी हो चुकी है और हर साल यह तेज होती जा रही है। तो यह एक बहुत ही बड़े विनाश की ओर हमें अग्रसर करता जा रहा है। यही नहीं, एक और जो समस्या हमने देखी है वह है महासागरीय अम्लीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में एसिडिफिकेशन कहते हैं। तो महासागरीय अम्लीकरण भी हमने देखा है, और विशेषकर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से जो महासागर का जो सतह है उसके पानी की जो अम्लता है उसमें लगभग 30% की वृद्धि हुई है। तो हम यह कह रहे हैं कि इसमें 30% की वृद्धि देखी गई है। और महासागरीय अम्लीकरण का क्या प्रभाव हो सकता है पृथ्वी के ऊपर, जलवायु के ऊपर, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। लेकिन ये अम्लीकरण हो क्यों रहा है?
अम्लीकरण होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, यह जब समुद्री जल से मिलता है तब यह कार्बनिक अम्ल को जन्म देता है या कार्बनिक एसिड को जन्म देता है। तो यह जो है यह कार्बनिक अम्ल है और इसके कारण हम यह देखते हैं कि महासागर का अम्लीकरण हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमने अभी से देखनी शुरू कर दी है। तो यदि आप चित्र के इस भाग पर ध्यान दें तो आपको यह समझ में आएगा कि जो सूखाग्रस्त इलाके हैं इनमें वृद्धि होनी शुरू होगी। यही नहीं, बाढ़ग्रस्त इलाके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हम यह देखेंगे कि जो चक्रवात होता है, चक्रवात ज्यादा भयावह होने शुरू हो जाएंगे। इनके कारण जो जान और माल का जो नुकसान होता है वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे यदि हम जलवायु परिवर्तन के ऊपर ध्यान नहीं दें अभी के समय। तो आप यदि इस ग्राफ के ऊपर ध्यान दें तो आपको यह समझ में आएगा, हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हमारे वायुमंडल में है वो हमेशा इस तरह से रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक पैटर्न है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यह जो है यह 1950 है और 1950 के बाद से यदि हम 2017 की बात करें या 2018 की बात करें, इस चित्र में यह 2017 दर्शाया गया है। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि यह वृद्धि जो है यह अब काफी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में पाया जा रहा है इसकी मात्रा बहुत बढ़ चुकी है अब, और यह अब हमारे लिए एक विनाश का कारण बनना शुरू हो रहा है। किस तरह से बनना शुरू हो रहा है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो यदि आप इस चित्र के ऊपर ध्यान दें तो आपको यह समझ में आएगा कि जो समुद्र का जो तल है और सतह का जो तापमान है इसमें किस तरह की वृद्धि देखने को मिली है हमें। तो यह देखा गया है कि यदि हम 2000 से लेकर के 2100 की बात करें तो इस बीच में यदि हम सब कुछ वापस से अपने वश में करने की कोशिश करेंगे तो तब हम यह पाएंगे कि यह जो वृद्धि हो रही है तापमान में इसे ठीक तरह से देखा जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि हम कोई कदम ना उठाएं तो यह वृद्धि जो है यह 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है, और यदि यह 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है तो कई तरह की समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा। क्या ये समस्याएं हैं इनकी चर्चा हम करेंगे। और यदि आप यहाँ सी लेवल की बात करें या समुद्री तल की बात करें तो हम यह देखेंगे कि अगर सही कदम उठाए गए तो हम इसे लगभग 0.3 तक रोक सकते हैं। 0.3 मीटर की मैं बात कर रहा हूं। और यदि हम कोई ठोस कदम ना उठाएं तो यह 0.7 मीटर तक बढ़ सकता है। और यदि आप पिछले जो चर्चा हमने अभी 5-10 मिनट पहले की, यदि आप उसमें जाएं तो आपको याद होगा कि हमने कहा कि 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हम पहले से ही देख चुके हैं, और इस 20 सेंटीमीटर में यदि 70 सेंटीमीटर की वृद्धि यदि और हो जाए तो लगभग हम कह रहे हैं कि 90 सेंटीमीटर की वृद्धि समुद्री तल पे होगी। और आप यह ध्यान रखें कि हमारे जो तटवर्ती इलाके हैं इनको बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ेगा यदि ऐसा कुछ होता है। हम सिर्फ इन इलाकों की डूबने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई तरह की बीमारियों की भी बात कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हम यह देखेंगे कि जो लोग इन तटवर्ती इलाकों में रहते हैं उन्हें अब एक नया आश्रय ढूंढना होगा, और यह एक बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व के लिए बनेगी। तो इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जो हम जलवायु कह रहे हैं और जो मौसम होता है यानी वेदर जिसे हम कहते हैं और जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, इनके बीच में क्या समानता है और इनके बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश कीजिए कि जब हम मौसम कहते हैं तो मौसम एक दिन का होता है, एक घंटे का होता है या एक सप्ताह का होता है, कई बार आप महीनों के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन जब भी हम जलवायु शब्द का प्रयोग करते हैं तो जलवायु शब्द हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम कम से कम 3 दशकों की बात कर रहे हो। कम से कम जब 3 दशकों की बात कर रहे हो या उससे अधिक की बात कर रहे हो तो उसी समय हम जलवायु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
यदि हम इससे कम की बात कर रहे हैं, यदि हम सिर्फ कुछ महीनों या 1-2 साल की बात कर रहे हैं, तब जलवायु शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, आप ये अपने भूगोल की चर्चा में देख चुके होंगे। लेकिन मैं आपको एक वाक्य में बस समझाना चाहूंगा कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। तो मौसम में हम वायुमंडल के घटकों में अल्पावधि के लिए होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। जैसे ये अवधि एक दिन का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है। कई बार हम किसी एक घंटे के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम जलवायु की चर्चा करेंगे, तो जलवायु पृथ्वी या किसी भी विशेष क्षेत्र या विशेष रूप से तापमान और वर्षा को दशकों से लेकर के हजार वर्षों तक के औसत मौसम पर निर्धारित होता है। तो जब हम जलवायु की बात करते हैं, तो जलवायु को हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी अथवा किसी विशेष क्षेत्र में दशकों से लेकर हजारों वर्षों तक की औसत मौसम को दर्शाता है। तो हम यह कह रहे हैं कि जब हम बड़े भूभाग या कालखंड को लेते हैं, तब हम जलवायु शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हम छोटे भूभाग को या छोटे कालखंड को लेते हैं, तब हम मौसम शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह आपने समझ लिया है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि न्यूनतम अवधि जो हम लेते हैं वो 3 दशक का होता है। तो जलवायु जो है मौसम के दिन प्रतिदिन और साल दर साल पे होने वाला व्यापक रूप से उतार चढ़ाव को पठन करता है। और मौसम का जो परिवर्तन है, इसके अध्ययन करने वाले जो जलवायु विशेषज्ञ हैं, इन्हीं उतार चढ़ाव वाले मौसम की स्थिति को या किसी विशेष क्षेत्र या पृथ्वी के लिए यह देखने की कोशिश करते हैं कि औसम तापमान में सामान्य वृद्धि है या गिरावट है, या ऐसा कुछ है कि पिछले एक दशक की बात करें या पिछले एक शताब्दी की बात करें, तो क्या उसमें कोई वृद्धि हुई है या कोई कमी हुई है। इन तरह की चीजों पर वह ध्यान देते हैं। अब जलवायु परिवर्तन को जो विशेषज्ञ सच नहीं मानते, वह क्या करते हैं कि कोई एक औसत से थोड़ा सा ठंडा एक वर्ष वह चुन लेंगे और उनको इंगित कर करके वह यह बोलेंगे कि जलवायु में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, वैश्विक उष्णता जो है वह नहीं देखी जा रही है कहीं भी। लेकिन जलवायु के साथ मौसम को भ्रमित करना यह उचित नहीं है, और यह एक तरीका होता है कि जिस तरह से आपको गुमराह किया जा सकता है। एक और चीज जिसके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह यह है कि क्या जलवायु परिवर्तन कोई नई परिकल्पना है या पहले ही हम जलवायु परिवर्तन देख चुके हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जलवायु परिवर्तन ना तो नया है और ना ही यह असामान्य है। पिछले 3.5 अरब वर्षों में जो पृथ्वी की जो जलवायु है, वो कई प्रकार से परिवर्तित होते आई है। यह सौर इनपुट के कारण भी हुआ है, यह ज्वालामुखी के कारण भी हुआ है, यह महाद्वीपों की जो खिसकने की प्रवृत्ति देखी गई है, उसके कारण भी जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके अलावा भी कई कारण है, कई प्राकृतिक कारण है जिनके कारण जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उसके बारे में नहीं है। हमारी चर्चा है जो मानव जनित प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण हमने यह देखा है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, हमारी चर्चा उसके ऊपर है। तो देखा यह गया है कि यदि हम पिछले 10,000 वर्षों की बात करें, तो हमारे पास एक बहुत ही स्थिर सा वातावरण आया है, जिसके कारण जो मानव सभ्यता है उसका उद्भव शुरू हुआ, और उसके कारण हमने फिर देखा कि उसके बाद धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ, और उसके बाद हमने यह देखा कि धीरे धीरे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, और फिर एक औद्योगिक क्रांति आई, जिसके बाद एक अचानक से हमने यह जो वायुमंडल में पाए जाने वाले सारे गैस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उसमें हमने एक वृद्धि देखी है। तो यह पहली बार आप कह सकते हैं कि 1750 से 1800 के बीच में देखा गया। तो हम जो वायुमंडल में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम जो जलवायु में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यह उसके कारण है। अब हम भूमंडलीय उष्णीकरण पर चर्चा करेंगे। भूमंडलीय उष्णीकरण, जिसे दूसरे शब्दों में आप
वैश्विक उष्णता भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की कि पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वह बढ़ता जा रहा है, और यह जो ताप वृद्धि है यह हमने पिछले 250 से 300 सालों में देखी है। तो यह जो वृद्धि है तापमान की, जो मनुष्य के मानव जनित कारकों के कारण ये हो रहा है, इसे हम भूमंडलीय उष्णीकरण कहते हैं। तो यदि हमें भूमंडलीय उष्णीकरण को परिभाषित करना है तो हम यह कह सकते हैं, पृथ्वी की सतह, वायुमंडल एवं महासागर के औसत तापमान में पिछले 250-300 साल से हो रही वृद्धि और उसके अनुमानित निरंतरता को हम भूमंडलीय उष्मीकरण कह सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यह परिभाषा आप बिल्कुल याद रखें और समझें कि यह परिभाषा क्या कहता है। यह परिभाषा यह कह रहा है कि वायुमंडल एवं सतह पर जो भी तापमान है, जिसमें हमने एक औसत वृद्धि देखी है, क्योंकि यह वृद्धि जो है यह मानव जनित प्रक्रियाओं के कारण हो रही है, इस वृद्धि को हमने भूमंडलीय उष्मीकरण का नाम दिया है। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि भूमंडलीय उष्मीकरण के कारक क्या हैं। दो चीजों की चर्चा हम करेंगे इस पाठ में, एक भूमंडलीय उष्मीकरण और दूसरा, जहां से हमने शुरुआत की, जो है जलवायु परिवर्तन। अब यह समझिए कि जलवायु परिवर्तन जो है वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। यदि हम तापमान में वृद्धि की बात कर रहे हैं तो तापमान में कमी की बात भी हम कर सकते हैं, और उसे भी हम जलवायु का परिवर्तन कहेंगे। लेकिन जब हम भूमंडलीय उष्मीकरण की बात कर रहे हैं तब हम तापमान में केवल वृद्धि की बात कर रहे हैं और तापमान में गिरावट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर, क्योंकि मैं इसलिए ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारी चर्चा शुरू होगी कि जलवायु परिवर्तन के कारक क्या हैं, तो उसमें कुछ कारक ऐसे भी आएंगे जो तापमान में वृद्धि नहीं कराते हैं बल्कि तापमान को और गिरा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन क्या है और भूमंडलीय उष्मीकरण क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भूमंडलीय उष्मीकरण के कई कारक हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी, सबसे पहला कारक जो हमें देखना है वह है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब यह समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। आप में से कई लोगों ने यह ग्रीन हाउस देखा होगा, जिसे पौध घर भी आप कह सकते हैं। इस पौध घर में यह होता है कि यह आप देख सकते हैं कि यह शीशे का बना होता है, और इसमें यह होता है कि जब किरणें जो आती हैं, प्रकाश इसके अंदर आ जाता है, पर इसके अंदर से जो ताप है वह बाहर नहीं जा पाता, ताप इसके अंदर ही कैद रह जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि यदि हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में इस तरह की बनावट काफी कारगर साबित होती है इसके अंदर लगाए गए पौधों के लिए। इसके अंदर जो पौधे लगाए जाएंगे उनके लिए काफी कारगर साबित होता है, क्योंकि यह प्रभाव जो है उन्हें ताप प्रदान करता है। कुछ ऐसा ही हम लोग पृथ्वी पे भी देखते हैं। पृथ्वी पे क्या होता है कि यदि आप इस चित्र के ऊपर ध्यान दें तो सूर्य की किरणें जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, वे किरणें सतह तक आ जाती हैं, लेकिन 100% किरणें सतह तक नहीं आती हैं। आप क्या देखेंगे कि लगभग 70% जो किरणें हैं, जो विकिरण है अर्थात रेडिएशन, 70% रेडिएशन या विकिरण ही सतह तक आती हैं। बाकी 30% जो विकिरण है वे विभिन्न रूप से वापस चली जाती हैं। यानी हम यह कहना चाह रहे हैं कि बाकी के 30% विकिरण जो है वह परावर्तित हो जाते हैं, और जो 70% जो बच जा रहे हैं वह सतह तक आती हैं। और सतह तक आने के बाद यहाँ पर हम यह देखते हैं कि दो तरह की तरंगे होते हैं। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक जिसे हम लघु तरंग कह सकते हैं, और दूसरा जिसे हम दीर्घ तरंग कह सकते हैं। अब जो सौर विकिरण होते हैं, आप पाएंगे कि सौर विकिरण लघु तरंगे होती हैं, और जो सतह से जो विकिरण निकलते हैं, आप इसे सतही विकिरण कह लें। सतही विकिरण जो होती हैं वो दीर्घ तरंगे होती हैं।
तो यह पाया गया है कि दीर्घ तरंगे जो हैं वह ताप प्रदान करती हैं। तो हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे गैस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैस जो है ये काफी कारगर साबित होते हैं इन तरंगों को, जो सतही तरंगे हैं, जो दीर्घ तरंगे हैं, उनको वह जाने नहीं देते हैं, वापस उन्हें परावर्तित नहीं होने देते हैं, उनका अवशोषण होता है यहाँ पर। उनके अवशोषण के कारण जो सतह के पास वाला जो वायुमंडल है उसका ताप बढ़ जाता है। तो यह प्राकृतिक रूप से यहाँ होता रहता है, लेकिन अब क्या हुआ है कि मानव जनित कारकों के चलते हमने यह देखा है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ गई है, और इनके वायुमंडल में मात्रा बढ़ने के कारण हम यह देख रहे हैं कि अब क्या होगा कि ये जो दीर्घ तरंगे हैं इनका अवशोषण और ज्यादा होगा, और क्योंकि इनका अवशोषण और ज्यादा होगा, इसके कारण जो सतही तापमान है या आप यह कह लीजिए जो निचले वायुमंडल का तापमान है वह और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, और यह विश्वव्यापी उष्णता का एक बहुत ही बड़ा कारक है। तो हमने यहाँ पर यह समझा कि जो सौर विकिरण जो हमारे सतह पे आते हैं, जो लघु तरंगे आती हैं, वो काफी आसानी से सतह तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो दीर्घ तरंगे हैं जिन्हें वापस जाना है हमारे वायुमंडल से बाहर, वे बाहर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो उनका अवशोषण कर लेते हैं, और क्योंकि उनका अवशोषण होता है, इस अवशोषण के कारण धरती का ताप या सतह का ताप कह लीजिए या निचले वायुमंडल का ताप यह बढ़ जाता है, और इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के जो मुख्य कारक हैं वे सारे ग्रीन हाउस गैसें हैं, और ये सारी ग्रीन हाउस गैसें आप यह पाएंगे कि औद्योगिक क्रांति आने के बाद से काफी ज्यादा बढ़ गई है हमारे वायुमंडल में, और इस बढ़ोतरी के कारण हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो यदि एक और चित्र आप देखें तो इसमें से आप समझ पाएंगे कि ये जो है जो सौर विकिरण आ रहे हैं, और यहाँ पर जब ये ग्रीन हाउस गैस के अणु से मिलते हैं तो उसके बाद फिर हमने ये देखा है कि यहाँ पर से जो दीर्घ तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में जाती हैं। तो होना यह चाहिए था कि यह आपकी पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर से आपकी लघु तरंगे आई जो सौर विकिरण है उनके, और सतह से टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद ये वापस चली जाए वायुमंडल के बाहर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस हम देखते हैं, इन ग्रीन हाउस गैस के होने के कारण हमने यह पाया है कि यहाँ पर से जो दीर्घ तरंगे हैं वो यहाँ पर जा करके उनका अवशोषण होता है, और इस अवशोषण के बाद परावर्तन जो होता है वो सभी दिशाओं में होता है। यह परावर्तन जो हम देख रहे हैं ये सभी दिशाओं में होता है। तो अब जो सारी विकिरण है वो बाहर नहीं जा रही हैं, बल्कि कुछ जो है वो वापस आ जा रही हैं, जिनके कारण पृथ्वी के इस भाग का तापमान बढ़ जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव पे। तो यदि हम इस चीज का सार देखना चाहें, जो भी हमने अभी चर्चा की, तो यदि हमें ताप बढ़ाना है पृथ्वी की सतह का, तो हम 3 चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक, यदि हम सौर विकिरण की बात करें तो या तो आप सौर विकिरण की मात्रा बढ़ा दें। दूसरी चीज हम यह कर सकते हैं कि सौर विकिरण की जितनी इकाइयां हमारी सतह तक पहुंच पा रही हैं वो बढ़ जाए। ठीक है, तो सौर विकिरण की इकाई में बढ़ोतरी। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दें। तो अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी होती है, या तो हम सौर विकिरण की मात्रा बढ़ा दें, या तो हम सौर विकिरण की इकाई में बढ़ोतरी कर दें। जैसे हम कह रहे थे कि केवल 70% सतह तक पहुंचता है, यदि हम कहें कि अब 80% सौर विकिरण जो है वो सतह तक पहुंच पा रहे हैं, तो उसमें भी फिर आप कह सकते हैं कि ताप में वृद्धि हो सकती है। और तीसरा जो कारक हो सकता है इस वृद्धि में, वह ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ाने से हो सकता है।
क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा यदि बढ़ेगी वायुमंडल में तो उसके कारण जो अवशोषण होता है इस सौर विकिरण का परावर्तन के बाद वह वहीं पर ठहर जाएगा और उसके कारण तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो अब आप यह देखिए कि यह कर पाना तो हमारे लिए संभव है नहीं। सौर विकिरण जितनी आती थी उतनी आएंगी, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। दूसरा, सौर विकिरण की इकाई में बढ़ोतरी करना भी असंभव है, क्योंकि यह सारा प्राकृतिक है और क्योंकि यह प्राकृतिक तरीके से होता आ रहा है, इसे भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यदि ताप में वृद्धि होनी है हमारे पृथ्वी की सतह की या निचले वायुमंडल की, तो उसका एक ही कारक हो सकता है, वह है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी, और यह मानव जनित है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद से हमने यह देखा है कि मानव जनित प्रक्रियाओं के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा हमारे पर्यावरण में बढ़नी शुरू हुई और उसके कारण जो सतह का तापमान है और वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पर यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो प्राकृतिक भी हो सकता है और वो मानव जनित भी हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि यह ग्रीन हाउस गैस प्राकृतिक रूप से हमारी वायुमंडल में नहीं होते, तो हमारी पृथ्वी का जो तापमान है, वह अभी के तापमान से कम 33 डिग्री सेल्सियस कम होता। कम से कम 33 डिग्री सेल्सियस कम होता। तो जिस जीवन की हम बात करते हैं, जो जीवन हम पृथ्वी पर देखते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह का जो तापमान होगा वो काफी कम हो जाता और शायद वैसे तापमान में मनुष्य जीवित नहीं रह पाते। तो यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो पृथ्वी पर जीवन की परिकल्पना करने के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वह परेशानियां हमारी मानव निर्मित है, वो मानव जनित क्रियाकलापों के कारण हो रही हैं, जो कि इस पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, मानव सभ्यता की अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकता था। तो अब आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को हम परिभाषित करेंगे और यह समझना बहुत ही आवश्यक है। इस शब्द को हम रेडिएटिव फोर्सिंग कहते हैं। हिंदी में आप इसे विकिरणशील जोर कह सकते हैं। तो रेडिएटिव फोर्सिंग अर्थात विकिरणशील जोर, यह क्या होता है एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे जितनी भी चर्चाएं हम करेंगे वहां पर इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। और इस शब्द का प्रयोग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईपीसीसी नाम का जो संगठन है, जो कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर सारा पठन करता है, जो हमें सारा तथ्य ला करके देता है, वह जलवायु में होने वाले सारे प्रभाव को रेडिएटिव फोर्सिंग के हिसाब से परिभाषित करता है। तो यदि हम आईपीसीसी द्वारा दिए गए परिभाषा पर ध्यान दें, तो आईपीसीसी का कहना है कि किसी भी जलवायु कारक का पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर निर्देशित विकिरित ऊर्जा प्रभाव को हम रेडिएटिव फोर्सिंग अर्थात विकिरणीय जोर कह सकते हैं। तो किसी भी जलवायु कारक का पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर निर्देशित विकिरित ऊर्जा के प्रभाव को हम कह सकते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, यह समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी कारक हैं, जितने भी वायुमंडल के कारक हैं, उनका सौर विकिरण पे कोई ना कोई प्रभाव होगा। या तो वो सौर ऊर्जा को या आप कह ले सौर विकिरण को परिवर्तित कर देंगे या उसका अवशोषण कर देंगे। तो दोनों ही संभव है। तो अब क्या होता है कि दो तरह के रेडिएटिव फोर्सिंग को हम परिभाषित करते हैं, एक जिसे हम सकारात्मक कह सकते हैं, दूसरा जिसे हम नकारात्मक कह सकते हैं। तो एक हो गया सकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग और दूसरा हो गया नकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग। सकारात्मक हम तब कहते हैं जब यह जो प्रभाव है यह यदि ताप को बढ़ावा दे, यदि यह ताप को बढ़ावा देता है तो इसे हम सकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग कहेंगे।
और यदि ये ताप को गिरा दे तो उसे हम नकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग कहेंगे। तो यह समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हमने अभी ग्रीन हाउस गैसों की चर्चा की, तो ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की सतह पर या निचले वातावरण का तापमान और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो क्योंकि यह तापमान बढ़ा देते हैं, इसे हम सकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग कहेंगे। और यदि हम एक दूसरा उदाहरण लें, यदि हम एरोजोल्स की उदाहरण लें, तो एरोजोल्स जो हैं वो आपको नकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग देते हैं, अर्थात वह पृथ्वी की सतह का तापमान या निचले वायुमंडल का तापमान उसे थोड़ा सा गिरा देते हैं। तो उसके कारण हम उसे नकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग कहेंगे। तो यदि आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या मीथेन की बात करें, तो ये सारे कारक ऐसे हैं, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये ग्रीन हाउस गैसें ऐसी हैं जो कि सकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग को बढ़ावा देती हैं। यदि आप एरोजोल्स की बात करें जो हमने अभी देखा, तो एरोजोल्स आप देख सकते हैं कि यह वायुमंडल को थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं, थोड़ा सा तापमान को गिरा देते हैं। तो इसलिए इसे हम नकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग कहेंगे। तो आप यह देख सकते हैं कि हैलोजेनेटेड गैसें जो होती हैं या उनके अलावा ओजोन जैसे हो गया, ओजोन के अलावा एरोजोल्स हो गए। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर के यह देखें कि मानव जनित प्रक्रियाएं जो हैं उनके कारण वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ रहा है, पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि कुल मिलाकर के जो रेडिएटिव फोर्सिंग है वो सकारात्मक है। और इसके सकारात्मक होने का अर्थ यह बनता है कि वायुमंडल में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, यानी कि मानव जनित प्रक्रियाओं का जो प्रभाव है वह सकारात्मक है। और सकारात्मक होने का मतलब यह है कि हम इन प्रक्रियाओं से ताप को बढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ कुछ चीजों की चर्चा की, एक कि रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है और दूसरा सकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है और नकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है। और हम एक एक करके सारे जो कारक हैं विश्वव्यापी उष्णता को बढ़ावा देने वाले, उनकी चर्चा करेंगे और हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कारक सकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग दे रहा है और कौन सा कारक नकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग को बढ़ावा दे रहा है।